Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video I am going to discuss about the National Curriculum Framework और राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005। स्टूडेंट, इसका पहले थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। हम लोग यहीं तक डिस्कस किए थे और क्लास 1 से 5 तक जो क्लास होगा उसमें उसको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। उसमें चाइल्ड टीचर रेशियो होगा 30:1 और 6 to 8 जो क्लास होगा एलिमेंट्री स्कूल कहा जाता है, उसमें टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो होगा 1:35। मीन्स 35 स्टूडेंट होंगे तो 35 स्टूडेंट में एक टीचर होंगे। 9-10 सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है और 11-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। ठीक, अभी शुरू करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005। देखिए, एनसीएफ में रचना बात कोई सबसे महत्वपूर्ण माना गया है ना। जो रचना बात बच्चे जो है करके सीखे, बच्चे कुछ अपने लेवल पर कुछ सिस्ट करे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ना नॉलेज को रटे, है ना। स्टूडेंट शुड हैव टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, नॉट रोट लर्निंग, है ना। एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होना चाहिए। टीचर्स शुड बी फैसिलिटेटर। टीचर्स जहाँ स्टूडेंट को ज़रूरी है वहीं पर टीचर अवेलेबल होंगे। टीचर्स शुड बी अवेलेबल इन दैट पोर्शन हायर द स्टूडेंट रिक्वायर्ड, है ना। मतलब एक फैसिलिटेटर, सुविधादाता होना चाहिए। टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, मतलब यहीं पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन जो होंगे स्टूडेंट शुड बी चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर। यहीं पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहीं स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स both are active, दोनों जो एक्टिव होता है। स्टूडेंट्स नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्टूडेंट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और नॉलेज जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप बोलेंगे नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट खुद से करेंगे, नेचर को ऑब्जर्व खुद से करेंगे। नेचर को जब ऑब्जर्व खुद से करेंगे उसको तो नॉलेज मिलेगा। ठीक, ये नहीं है बुक का पन्ना रट के पेट में डालना, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। और टीचर्स स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। ठीक, जैसे कि एक आपको सिंपल एग्जाम्पल दे के मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस होता है ऑक्सीजन होता है ना। एक एग्जाम्पल कैसे करके सोचेंगे, सोचो एक चिट्ठी को रख दिया, है ना। एक चिट्ठी को है ना स्टूडेंट, एक चिट्ठी को रख दिया, है ना, मिट्टी में। एक छोटे बच्चे हैं तो इसको पता कैसे चलेगा ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो एक चिट्ठी को रख के इसको है ना एक ग्लास ढक दिए, है ना। चिट्ठी को रखने के बाद इसमें एक ग्लास ढक दिए, है ना। ग्लास ढकने के बाद इस साइड में कांच का ग्लास ढक दिए हैं, साइड में वेसलीन डाल दिए, है ना। ठीक, तो वेसलीन डालने से चिट्ठी ले सकते हो, या फिर छोटा मोटा 2-3 कीड़ा ले सकते हैं। तो आसपास में वेसलीन डालने से क्या होगा, दिखाई देगा 2-3 घंटे बाद ये चिट्ठी मर गई, है ना। पता क्या है, पता कैसे चलेगा, इसका कोई बाहर से दिखाई देगा तो ऑक्सीजन यहीं पहुंच नहीं पा रहा है, अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, इसलिए चिट्ठी मर गया। तो ये बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे और टीचर उस एक्सपेरिमेंट कराने में फैसिलिटेटर होंगे, सुविधादाता होंगे। देखिए स्टूडेंट, एनसीएफ के अनुसार इंग्रजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषा
होना चाहिए, बहुभाषावाद होना चाहिए। मीन्स बहुभाषावाद मतलब होता है स्टूडेंट मल्टी लैंग्वेजिज्म, है ना। हम इंग्रजी क्यों सीखेंगे? हमारा देश इंडिया में, हमारा देश इंडिया में एक इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। हम लोग सीखेंगे मल्टी लैंग्वेजिंग, सॉरी स्टूडेंट, मल्टी लैंग्वेजिंग, मल्टी लैंग्वेजिंग का रूप में हम इंग्लिश सीखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, एनसीएफ कहते हैं सीखने पर बल देना है, ना कि करके सीखने पर बल देना है। मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स जो है रट के सीखेंगे नहीं, स्टूडेंट करके सीखेंगे। स्टूडेंट्स शुड हैव टू लर्न बाय डूइंग, करके सीखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा जो बनाया गया गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ मतलब क्या है? एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। हमारा जो कैरिकुलम बनता है, कोई भी क्लास का जो कैरिकुलम मानते हैं, किस चीज़ का ऊपर में बेस करके होना चाहिए? कैरिकुलम, एक क्लास का जो कैरिकुलम और सिलेबस में बहुत अंतर है स्टूडेंट, है ना। कैरिकुलम एक ब्रॉड एस्पेक्ट है और कैरिकुलम का अंदर में आता है सिलेबस, जो कि ना हर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। कैरिकुलम में आपका स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी, सारे चीज़ इसमें ध्यान में रखा जाता है। स्टूडेंट का स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट का साइकोमोटर डेवलपमेंट, स्टूडेंट का नॉलेजेटिव डेवलपमेंट, स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन द कैरिकुलम, है ना। कैरिकुलम केवल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है। कैरिकुलम इज द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास, ठीक। और उसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस मानता है, ठीक। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, है ना। वी शुड हैव टू कनेक्टिंग द नॉलेज आउटसाइड द स्कूल। मतलब ये नहीं है स्कूल का अंदर में स्टूडेंट जो चीज़ सीख रहे हैं उसको आउटसाइड में अपना ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, ज़िंदगी में क्या कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ हम जोड़ेंगे। व्हेन वी टीच एज अ टीचर्स, व्हेन यू विल टीच, you should give the live example. You should bring your student to the playground. You should bring your student to the forest. आप अपने बच्चों को फॉरेस्ट में लाएंगे, आसपास के जंगल में ला सकते हैं, झाड़ी में ला सकते हैं, जो कि ना बाहरी ज़िंदगी के साथ उनको एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने देखे और सीखे। पढ़ाई को रटने प्रणाली से मुक्त किया जाए, है ना, मतलब रोट लर्निंग, है ना। इंक्रीजिंग कैरिकुलम मतलब क्या है? इसको जो है पढ़ाई को इतना रटना नहीं, है ना, वो करके सीखे, नॉलेज को एक्वायर करे, नॉलेज को एक्सप्लोर करे बाय डूइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करे और एक्टिविटी करके उसको एक्टिविटी से ही उन्होंने सीखे, ठीक। देखिए पाठचर्या और पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। पाठचर्या जो कैरिकुलम है पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक। विद्यालय में मतलब विभिन्न प्रकार का गतिविधियाँ होना चाहिए विद्यालय में, है ना, अलग अलग एक्टिविटी होना चाहिए। विद्यालय में केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, ठीक।
दोज आर द राष्ट्रीय मूल्य के प्रति जो एक स्टूडेंट, आज के स्टूडेंट वो एक बाद में एक आइडियल सिटीजन बनेंगे, है ना। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स टुडे स्टूडेंट विल बी द सिटीजन ऑफ टुमारो। तो उनका माइंड में हमारा देश के लिए, हमारा राष्ट्र के लिए आस्थावान बनाने के लिए हमारा एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि एक एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। जैसे कि नेशनल फ्लैग अगर गलती से कहीं गिर गया तो नेशनल फ्लैग को उठाएंगे, है ना, और सही जगह पर रखेंगे, है ना। हमारा रास्ता में कई जगह में पानी गिर रहा है, टैप खुला हुआ है, और स्टूडेंट जब रास्ता से जा रहा है टैप को बंद करेंगे, पानी नष्ट करना ये उनका माइंड में होना चाहिए। जैसे कि और एक एग्जाम्पल, पेड़ पौधा कट रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है, वो अपने आसपास में पेड़ पौधा बैठाएंगे और सबको, अपने पड़ोसी को भी सलाह देंगे, ठीक। तब ना एक स्टूडेंट एक आइडियल सिटीजन बनेंगे। दो साधना मेन टारगेट और मेन प्रिंसिपल ऑफ द कैरिकुलम, ठीक। देखिए, कनेक्टिंग द नॉलेज विद द आउटसाइड द स्कूल, है ना, एनरिचिंग कैरिकुलम सो दैट गोज बिहाइंड द टेक्स्ट बुक। केवल टेक्स्ट बुक के लाभा वो सीख पाए बाय डूइंग एक्टिविटी, है ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, और केवल रोटने में, है ना, रटना, ये रटन प्रणाली से मुक्त करे, है ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, है ना। कैसे सीखेंगे? लर्निंग बाय डूइंग, ना। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फिनिटी बाय कैरिंग द, देखिए स्टूडेंट, सॉरी, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय क्रिएटिंग कंसर्न विथ, मतलब क्या है, हमारा ऐसा स्टूडेंट, आज के स्टूडेंट कुछ दिन बाद आइडियल सिटीजन बनेंगे। उनको आइडियल सिटीजन बनाने के लिए जो जो चीज़ हमारा एजुकेशन में होना चाहिए उस चीज़ को किया जाए, है ना। देखिए, मेकिंग द एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ। एग्जामिनेशन से बच्चे डरते हैं, तो उसका मन में ऐसा डर होना नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन केवल एक असेसमेंट, है ना, एक असेसमेंट, ठीक। तो उसका माइंड में कोई डर होना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन को लेके। एग्जामिनेशन को लचीलापन किया जाए, है ना, बिना भार के अधिगम। मतलब देखेंगे, आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक छोटे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे बैग लेके आ रहे हैं, वो उनका जो बैग है, उनका जो बोरा है, वो उनसे ज़्यादा भार होगा, ऐसा लगता है। तो इतना पुस्तक लेके हर दिन बच्चे आएंगे, उनका शारीरिक ग्रोथ, उनका जो ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ कैसे हो पाएगा? तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन होगा, खास करके प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए, प्री प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए बिना बोझ के होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये कब बनाया गया था? 1993 की रिपोर्ट पर बनाया गया था। आइए स्टूडेंट, अभी जान लेते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी पक्षों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है ना। पहले आपको समझा देता हूँ पोर्टफोलियो क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में मतलब क्या है, एक फाइल, ऐसा फाइल बनता है, ऐसा कुछ फाइल बनता है, ठीक, जिसमें एक स्टूडेंट का सारे जानकारी, ऐसा फाइल बनता है, ठीक, जिसमें एक स्टूडेंट का सारे जानकारी उसमें इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि एक बोलो, उसका मार्क्स, उसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, उसका मार्क्स वो तो रखा जाता है। एक स्टूडेंट कोई
स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ, स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में अच्छा किए, उस प्रोग्राम में एंकरिंग किए, उस प्रोग्राम में कोई अच्छा डांस किए हैं, उस प्रोग्राम में एक पोएम कविता पाठ किए हैं, तो उसमें जो सर्टिफिकेट टीचर्स देंगे, उनका क्लास टीचर्स उनको मोटिवेट करेंगे। उस मोटिवेशन सर्टिफिकेट भी एक स्टूडेंट को दिया जाएगा। उस मोटिवेशन सर्टिफिकेट भी उस पोर्टफोलियो में, उस फाइल में, स्टूडेंट के नाम से जो फाइल बना हुआ है वो स्टूडेंट का ही फाइल है। उस स्कूल में जो संरक्षित करके रखा जाता है, उस फाइल में एक्टिविटी जो किए हैं उस एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक, देखिए पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक की जिंदगी की सभी पक्ष का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक को क्या उपलब्धियाँ या क्या कमियाँ हैं, इन सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रखा जाता है। मतलब एक बच्चों का ज़िंदगी में क्या उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन कौन फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग है। हर इंसान में कहीं अच्छा ही होता है, भगवान कुछ गुड क्वालिटी देता है, और कुछ क्षेत्रों में कमियां भी होता है उसका अंदर में। लेकिन हमको क्या करना है, एज ए टीचर्स वी शुड हैव टू मोटिवेट अ स्टूडेंट इन व्हिच एरिया, इन व्हिच फील्ड ही एंड सी इज स्ट्रॉन्ग। हमको एज ए टीचर एक स्टूडेंट को वो पॉइंट को ढूंढना है, उस पॉइंट को हमको जानना है, जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग हैं, और उसी फील्ड में जाने के लिए हम मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये सारे जानकारी कहाँ से मिलेगा, पोर्टफोलियो से मिलेगा। आइए स्टूडेंट जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है एक बहुत व्यापक टर्म है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों थोड़ा मिल है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर भी है। असेसमेंट केवल फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। असेसमेंट, सोचो आप एग्ज़ाम लिए हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए हो, बच्चे को कुछ पढ़ाए हो, है ना, एक महीने बाद या फिर एक वीकली असेसमेंट लिए हो, है ना, वो कितने सीखे हैं वो फीडबैक आपको मिल जाएगा। अगर उसको सिखाने के लिए आपको टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, बच्चों में कोई गलती नहीं होता है, आपका टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है एज ए टीचर्स, मेरे टीचिंग प्रोसेस को अगर इम्प्रूव करना है उस असेसमेंट से, फॉर्मेटिव असेसमेंट से या फिर क्लास टेस्ट से हमको पता चलेगा कैसे कौन सा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करवाना है। ठीक, तो असेसमेंट किया जाता है फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए। और इवैल्यूएशन एक व्यापक टर्म है जिसमें इवैल्यूएशन में स्टूडेंट का जजमेंट भी आता है, इम्प्रूवमेंट भी आता है। इवैल्यूएशन केवल पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है, इवैल्यूएशन में उनका कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इंटेलेक्चुअल सारे चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट। ठीक, इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉड टर्म, उसका सारे चीज़, उनका बिहेवियर, उनका सोशल इंटरेक्शन, हर चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। और असेसमेंट इज रिलेटेड ओनली टू द पेन पेपर टेस्ट। तो असेसमेंट इवैल्यूएशन का अंदर में आता है। असेसमेंट केवल पेन पेपर टेस्ट, और इवैल्यूएशन में उनका इवन ग्रोथ कितना हुआ, उनका मेंटल ग्रोथ कितना हुआ, उनका सोशल बिहेवियर का कितना ग्रोथ हुआ, सारी चीज़ इवैल्यूएशन में आता है। तो देखिए सीबीएसई ने कुछ साल पहले कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को चालू किए थे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसलिए चालू किए थे, सोचो कोई स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में बीमार पड़ गए,
साल भर पढ़े हैं, फाइनल एग्जाम के समय बीमार पड़ गए, तो स्टूडेंट तो खराब नहीं है, उसका भले फाइनल एग्जाम में मार्क्स कम आया, लेकिन वो तो साल भर अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये अच्छे स्टूडेंट को जानना तब पॉसिबल होगा अगर उसका इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होगा, साल भर उसको हम इवैल्यूएशन करें, है ना, कंटिन्यूअस, सतत और कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक मूल्यांकन, सतत तुरंत मूल्यांकन करना चाहिए, और इसका मूल्यांकन जो होना चाहिए व्यापक, केवल पेन पेपर टेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका साइकोमोटर, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज, उनका इंटेलेक्चुअल, सारे क्षेत्रों में क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, वो चीज़ हमको मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक, एक स्टूडेंट का होलिस्टिक, है ना, सर्वांगीण विकास में ध्यान देना चाहिए, सर्वांगीण डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, केवल शैक्षणिक पक्ष का इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। एक जो इवैल्यूएशन, सही इवैल्यूएशन होंगे, सही इवैल्यूएशन, होलिस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, उनका ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हुआ है उस बारे में होना चाहिए। ठीक, देखिए उनका शैक्षणिक पक्ष में कितना डेवलपमेंट हुआ, साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटी में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। मतलब पेन पेपर टेस्ट के साथ को करिकुलर एक्टिविटी में भी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या एक्टिविटी वो किए हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो आई होप स्टूडेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन आपको समझ में आया। देखिए असेसमेंट दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ना साल भर किया जाता है ना, जनरली हमारा सीबीएसई स्कूल में 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और समेटिव असेसमेंट 2 होता है, एक हाफ ईयरली और टर्म 1 और एक एनुअल या फिर टर्म 2। और फॉर्मेटिव असेसमेंट एक हाफ ईयरली का पहले होता है FA1 और हाफ ईयरली के बाद होता है FA2। सॉरी, हाफ ईयरली का पहले 2 FA होता है, FA1 FA2, और हाफ ईयरली के बाद या फिर टर्म 1 के बाद होता है FA3 और FA4। ऐसा है स्टूडेंट, थोड़ा असेसमेंट का गैप में बना देना, है ना। FA1 शुरू में होगा, FA2 शुरू में, ये 25 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स। उसके बाद होगा टर्म 1, ये हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक, उसके बाद फिर होगा FA3 FA4, ये भी 25 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद होगा टर्म 2 या फिर एनुअल एग्जाम। सारे मार्क्स को मिला के स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, है ना। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट से 40% लिया जाता है और समेटिव असेसमेंट से 60% लिया जाता है। आई होप स्टूडेंट, सॉरी, ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए लिया जाता है और समेटिव असेसमेंट जजमेंट के लिए लिया जाता है। फीडबैक, फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर खराब हुआ तो हम इम्प्रूव करेंगे स्टूडेंट को, है ना। और समेटिव असेसमेंट कितना सीखे हैं, कितना एक्वायर किए हैं, कितना सीख पाए हैं, उसका असेसमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any question, you can ask me in comment section. Don't forget to share and subscribe our channel. That will gives us motivation. Thank you.